हाँ जी विकास, तो हम आज शुरू कर रहे हैं अगले टॉपिक के साथ जो हमारी लास्ट क्लास का कंटिन्यूएशन था। हमने लास्ट क्लास में कार्बोकेटायन के बारे में पढ़ा था, जो हमारा एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। और उसमें हमने ये पढ़ा था कि किस टाइप का कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। वो क्या था? टर्शरी कार्बोकेटायन जो होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है? स्टेबल। अब कुछ के केस के अंदर रीजन क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। कुछ के केस के अंदर रीजन जो है बेटा वो क्या होता है? रेजोनेंस। और कुछ के केस के अंदर रीजन जो है बेटा वो क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। पर स्टेबिलिटी टर्शरी कार्बोकेटायन की सबसे ज्यादा है ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस। और हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में भी हमने एग्जाम्पल्स लास्ट क्लास में पढ़े थे। और मैंने आपको यह भी बताया था कि टर्शरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जरूर पूछी जाती है, स्कूल के यूटी एग्जाम्स में भी, एंट्रेंस के एग्जाम्स में भी। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसका नाम क्या है? कार्ब एनायन। इस केस में कार्बन के पास तीन बॉन्ड तो होंगे ही होंगे, और उसके पास एक लोन पेयर होगा, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन उसके पास किसी का फालतू है। तो कुल मिला के उसके पास 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और साथ में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। जैसे बेटा हमने पढ़ा था कि कार्बोकेटायन में तीन बॉन्ड होते हैं, तो इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसे ही कार्ब आयन किसी के इलेक्ट्रॉन गेन करने से बना होता है, इसलिए बेटा इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, साथ में नेगेटिव चार्ज होता है। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा। अगर कार्बोकेटायंस में टर्शरी कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो कार्ब एनायन जो केटायन का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, तो कौन सा कार्ब एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? प्राइमरी। प्राइमरी। तो आप देख सकते हैं स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा है? CH3 माइनस की, डेड प्राइमरी, सेकेंडरी। और सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है? टर्शरी। क्यों भाई? इंडक्टिव इफेक्ट। प्राइमरी के अंदर लीस्ट अमाउंट ऑफ प्लस आई इफेक्ट होता है एज कंपेयर्ड टू टर्शरी। सर ऐसा क्यों? जरा ध्यान से देखना बेटा। मैं आपको टर्शरी कार्बोकेटायन ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, सॉरी टर्शरी कार्ब एनायन ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ये देखो बेटा, ये टर्शरी कार्ब एनायन है। इसके अंदर कार्बन पे कितना आ रहा है? 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन के इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही ज्यादा है, लेकिन एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास कर रहा है। तो इस कार्बन पे ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा क्या कर रही है बेटा? इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी क्या कर रही है? इंक्रीज। इसलिए बेटा टर्शरी कार्ब एनायन क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो रीजन सेम है, पर एक्सप्लेनेशन हमने थोड़ा सा उसका क्या कर दिया? ऑपोजिट कर दिया। कि टर्शरी कार्बोकेटायन स्टेबल इसलिए है क्योंकि उसके पास मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट है, और टर्शरी कार्ब एनायन अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि उसके पास भी मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट है, जिसकी वजह से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जा रही है,
और उसकी अनस्टेबिलिटी और बढ़ती जा रही है। तो ऐसे ही रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। उसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको कुछ कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हैं बेटा। ये देखो बेटा, अब हम बात कर रहे हैं रेजोनेंस में इस केस में। तो बेटा ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। अब यहां पे भी कमाल की बात आ गई, वो कह रहे हैं कि टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से। सर क्यों? जरा आपको मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूं बेटा, प्राइमरी वाला। इसमें बेंजीन रिंग है बेटा, बेंजीन रिंग के साथ कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है और ये एक ग्रुप है। ठीक है, तो हम इसके स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि इस केस में प्राइमरी स्टेबल है और टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों है? रेजोनेंस की वजह से। ये देखो बेटा, ये लोन पेयर इधर आ जाएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके इधर आ जाते हैं। तो यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, ये आ गया CH2, ऑर्थो वाले कार्बन पे एक लोन पेयर आ गया एंड यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे। तो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये पाई लोन पेयर इधर बॉन्ड बनाएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके ऑर्थो पे आ जाएंगे। एंड बेटा फाइनली ये लोन पेयर जब यहां पे बॉन्ड बनाएगा तो ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन वापस चले जाएंगे। तो इस केस में बेटा टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है? तो मैं बेटा रेजोनेंस का आंसर यहां पे लिख रहा हूं। टर्शरी कार्ब एनायन with 3 benzene rings is most stable due to maximum number of resonating structures। देखो, एक रिंग के साथ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। अगर बेटा किसी के पास 3 रिंग्स होंगी तो बेटा उसके पास 15 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। तो बेटा जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बन जाती है यहां पे कार्ब एनायन के केस के अंदर। तो कहने का हमारा मतलब ये हो गया, चाहे टर्शरी कार्ब एनायन है चाहे टर्शरी कार्बोकेटायन है, दोनों ही स्टेबल है। किसकी वजह से? मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सर कैसे? ये देखो बेटा, ऊपर टर्शरी कार्बोकेटायन है ना, तो किसकी वजह से बेटा स्टेबल है? रेजोनेंस की वजह से और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। तो कर लो बेटा कॉपी। तो ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखो बेटा, इसके अलावा अगर आप इस केस में, एनायन के केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे तो स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। सर क्यों? बेटा उसके ऊपर पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दोगे तो वो स्टेबिलिटी को कम कर देगा, वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। रिएक्टिविटी अगेन टर्शरी वाला रेजोनेंस के केस में ज्यादा स्टेबल है। थर्ड आता है बेटा फ्री रेडिकल। ये भी
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्री रेडिकल के केस में भी कौन सा इंटरमीडिएट जो है, किस टाइप कैटेगरी का जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब फ्री रेडिकल में क्या होता है बेटा, कार्बन होता है, उसके 3 बॉन्ड बने होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन उसके पास खुद का होता है, मतलब कुल मिला के 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इसके पास ऑड नंबर या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो देखो बेटा सबके नाम अलग अलग हैं, है ना, कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल। सर सबके नाम अलग अलग क्यों है? क्योंकि बेटा सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 6 है, किसी के पास 7 है। इस वजह से बेटा उनकी रिएक्टिविटी भी डिफर करती है। प्लस फ्री रेडिकल और टर्शरी कार्बोकेटायन, इन सब की रीजनिंग दोनों की बिल्कुल एक जैसी है। आई रिपीट, फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायंस, इन दोनों की रीजनिंग बिल्कुल एक जैसी है। आपने अगर कार्बोकेटायंस याद कर लिए, आपको फ्री रेडिकल याद करने की जरूरत नहीं है। अगर टर्शरी कार्बोकेटायन स्टेबल है तो बेटा टर्शरी फ्री रेडिकल भी स्टेबल है, फॉर सेम रीजन। कौन ज्यादा स्टेबल है? टर्शरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। जैसे इस केस में अगर देखेंगे तो वो क्यों स्टेबल है? रेजोनेंस की वजह से। अच्छा, इससे पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि हम इसका कैटायन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। ये देखो बेटा, विनाइलिक कैटायन क्या था? बॉन्ड Cl पे चार्ज क्या था? पॉजिटिव। अब उसी का बेटा ये फ्री रेडिकल वर्जन आ गया, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां चला जाएगा। अब इस केस में नीचे वही कॉन्सेप्ट हो रहा है, पर ये CH है बेटा 2, तो ये क्या आ जाएगा? CH2। सेम रीजनिंग है, पर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोजिशन जो है बेटा वो क्या है? डिफरेंट है। यहां पे रेजोनेंस है। अच्छा, अगेन सेम रीजन, रेजोनेंस की वजह से। क्यों? बिकॉज ऑफ resonating structures। ये कॉपी कर लो, फिर मैं आपको एक और एग्जाम्पल इसमें समझाता हूं। ये दोनों तो रेजोनेंस के बिहाफ पर है, और एक मैं आपको प्लस आई इफेक्ट के बिहाफ पे समझाता हूं। सर ये है नोट्स में। हाँ जी बेटा, नोट्स में सब कुछ है। अब देखो बेटा कि टर्शरी फ्री रेडिकल कैसे ड्रॉ करते हैं। ये हो गया कार्बन का नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये हो गया टर्शरी, सबसे ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकेंडरी। ये आ गया बेटा प्राइमरी, और सबसे आखिरी में आ गया मिथाइल। अब टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है बेटा? उसका रीजन देखो। कार्बन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये सारे ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास कर रहे हैं। सिंस टर्शरी फ्री रेडिकल has maximum plus I effect due to presence of 3 alkyl or electron donating group।
लेकिन सेकेंडरी के केस के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ यहां से आ रही है, यहां से आ रही है। प्राइमरी के केस के अंदर सिर्फ एक से आ रही है। इस केस में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो कर लो कॉपी बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस केस में भी आप देख सकते हैं कि ये वाला टर्शरी क्यों स्टेबल है? क्यों भाई? मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो प्राइमरी के तो 5 हो जाएंगे, लेकिन इस केस में कितने हो जाएंगे? 15 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अच्छा, ये वाला क्यों स्टेबल है? क्यों भाई? ड्यू टू मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट बिकॉज ऑफ 3 एल्काइल या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेंसेट कर रहे हैं। ये वाला क्यों स्टेबल है? रेजोनेंस की वजह से। बाकी आपको ये वाला करने की जरूरत नहीं है, पर आपको हमने दिखा दिया। तो इसकी रीजनिंग आप कॉपी कर लेना। और अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, दैट इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बेटा ध्यान से सुनना कि हम कितने कितने टाइप्स की रिएक्शंस जो है आगे जाके पढ़ने वाले हैं, और कैसे कोई रिएक्टिंग स्पीशीज एक को हटाकर दूसरे की जगह पे आ जाती है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन की, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी की जगह पे किसी का आना। मतलब एक पुराने एटम की जगह पे एक नए एटम या ग्रुप ऑफ एटम का आना, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर एडिशन रिएक्शन, देन हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन, और बाद में हम पढ़ेंगे फोर्थ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो शुरुआत कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। कहते हैं वो रिएक्शन जिनके अंदर एक एटम या आयन या ग्रुप रिप्लेस होता है बाय अनदर मोर रिएक्टिव एटम, आयन या ग्रुप से, और इसको हम फर्दर 3 टाइप में स्प्लिट कर देते हैं। सर 3 टाइप में क्यों स्प्लिट करते हैं? क्योंकि बेटा हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट्स 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इसमें क्या होता है सर? एक ज्यादा रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करता है लेस रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल को। तो बेटा अगर मैं इनऑर्गेनिक के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सर कैसे? ये देखो बेटा, मेरे पास Rx था। एक्चुअली में बेटा R के ऊपर चार्ज क्या होता है? डेल्टा पॉजिटिव। X के ऊपर चार्ज क्या होता है? डेल्टा नेगेटिव। सर क्यों? क्योंकि बेटा X हैलोजन है। हैलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए उनके ऊपर चार्ज क्या होता है? डेल्टा नेगेटिव। मैं लेकर आया एक ज्यादा रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल, जो कौन है बेटा? OH माइनस। OH माइनस X माइनस को हटा देगा और उसके बदले आ गया। तो बेटा मेरे पास कंपाउंड था एल्काइल हैलाइड, जो अब क्या बन गया? अल्कोहल, और X नेगेटिव बाहर आ गया। इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर एक एग्जांपल देके बताओ। बेटा C2H5Cl मैंने रिएक्ट किया OH नेगेटिव के साथ, तो बेटा वो क्या दे देगा? C2H5OH, और Cl माइनस रिएक्शन से क्या आ गया? बाहर। तो एक ज्यादा रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल ने कम रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर दिया या रिप्लेस कर दिया। लेकिन बेटा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्प्लेस वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि ये वर्ड हमने इनऑर्गेनिक को दे दिया हुआ है।
इसलिए हम यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, रिप्लेसेस। तो कुछ कॉपी करना हो बच्चों तो आप कॉपी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब बेटा न्यूक्लियोफाइल को तो हम ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को हम क्या लिखते हैं बेटा, ई पॉजिटिव। अब इसमें क्या होगा, एक ज्यादा रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल लेस रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल को हटा देगा। कैसे, ये देखो बेटा, ये बेंजीन होता है, इसके सामने Cl पॉजिटिव आता है। ये रिएक्शन एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर होती है, जिसका होना बड़ा जरूरी होता है, और इसका नाम होता है लुईस एसिड। ये इसकी वजह से Cl पॉजिटिव निकल के आता है, मतलब ये कैटलिस्ट जो है वो Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। अब जब ये इलेक्ट्रोफाइल आता है तो बेटा ये बेंजीन का ये वाला कार्बन जो है वो sp2 होता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है और यहां से H पॉजिटिव रिलीज करा देता है। जैसे यहां से H पॉजिटिव रिलीज होता है तो असलियत में इस रिंग के ऊपर बहुत कम समय के लिए नेगेटिव चार्ज आ जाता है और H पॉजिटिव बाहर हो जाता है। उसी समय ये Cl पॉजिटिव यहां पे अटैक कर देता है और हमारे पास ये कंपाउंड आ जाता है जो बेंजीन से क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन। साथ में हमारे पास क्या आ जाता है, H पॉजिटिव। तो एक ज्यादा रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव ने बेंजीन के अंदर एक लेस रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव को हटा दिया, इसीलिए इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आगे बढ़ते हैं। यह आ गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तीसरी जो इसके अंदर आती है बेटा वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बड़ा फेमस नाम है। दूसरा है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बड़ा ही फेमस नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ये दोनों तब होती हैं जब बॉन्ड कैसे ब्रेक करता है, हेट्रोलिसिस, मतलब कोई स्पीशीज दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को लेके भाग जाएगी। लेकिन अगर होमोलिसिस होता है, मतलब अपना अपना इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास ले जाओ, तो मोर रिएक्टिव फ्री रेडिकल रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव फ्री रेडिकल। तो सनलाइट की प्रेजेंस में बेटा क्या होता है, क्लोरीन ब्रेक होता है और अपना अपना फ्री रेडिकल जनरेट कर देता है। इनमें से एक फ्री रेडिकल हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है और जो दूसरा रेडिकल होता है वो दूसरे Cl के साथ जुड़कर क्या दे देता है, क्लोरोमीथेन। तो शुरुआत देखो बेटा कहां से हुई, सनलाइट ने क्लोरीन का बेटा क्या कर दिया, होमोलिसिस। तो होमोलिसिस की वजह से फ्री रेडिकल जनरेट होता है और हेट्रोलिसिस की वजह से इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स जनरेट होते हैं। अगर आपको याद हो, हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि अगर आप इसके अंदर क्या लेते हैं, कैटलिस्ट, तो बेटा कैटलिस्ट क्या दे देगा, मिथाइल कैटायन और Cl माइनस एनायन। ये बेटा क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल, ये बेटा क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल।
लेकिन अगर आप इसी के अंदर सनलाइट लेते हैं तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास रख लो, तो बेटा ऐसी स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। कर लो बेटा, कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आप देख सकते हैं सनलाइट ने फ्री रेडिकल जनरेट किया, ये इनका भी बॉन्ड तोड़वाएगा इन टर्म्स ऑफ फ्री रेडिकल, और H रेडिकल को रिप्लेस कर देगा और खुद वहां पे आ जाएगा। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो है बेटा वो होती है एडिशन। अभी हम क्या कर रहे थे कि एक एटम या ग्रुप को हटा रहे थे, उसके बदले दूसरा एटम या ग्रुप आ रहा था। अब बेटा अगर न्यूक्लियोफाइल हटेगा तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल हटेगा तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अगर फ्री रेडिकल हटेगा तो फ्री रेडिकल आएगा। इट इज लाइक अगर क्रिकेट प्लेयर स्टेडियम से बाहर जाएगा या ग्राउंड से बाहर जाएगा तो उसके बदले क्रिकेट प्लेयर आएगा, है ना। सब्स्टिट्यूट जो होता है वो सेम कैटेगरी का होता है। ये नहीं होता कि क्रिकेट प्लेयर इंजर्ड हो गया तो उसके बदले फुटबॉल प्लेयर भेज दो, ऐसा नहीं होता। सेम गोज विद द सब्स्टिट्यूशन एज वेल। लेकिन अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड सिस्टम्स हो, मतलब मेनली हम किन की बात कर रहे हैं? एल्कीन्स और एल्काइंस की, जिनके अंदर क्या होते हैं? पाई बॉन्ड्स। तो इनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स होने की वजह से हम एक बॉन्ड तोड़ सकते हैं और बाकी के बॉन्ड्स छोड़ सकते हैं, जिसकी वजह से ये क्या शो करते हैं? एडिशन रिएक्शन। ध्यान से देखना बेटा, ये मेरे पास कंपाउंड है इथीन, मैंने इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करी। कैसे? ये देखो बेटा, दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, एक बॉन्ड फिर भी रहेगा, तो वो हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया और ये इथीन से क्या बन गया? इथेन। लेकिन किसकी प्रेजेंस के अंदर? निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट। सर आपने इस प्रोसेस में किसको ऐड किया है? हाइड्रोजन को। इसीलिए बेटा इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजीनेशन। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। इसके अंदर अब आप देखो बेटा, वही दोबारा इथीन है और आप क्या ऐड कर रहे हो? पानी। सर पानी कैसे ऐड करेंगे? बेटा एक तरफ H आएगा, एक तरफ OH आएगा, मल्टीपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड बच गया और ये बन गया इथेनॉल। इसमें हमने क्या ऐड किया? पानी। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम होता है हाइड्रेशन। और ये क्या होता है? डाइल्यूट H2SO4, इसको हम कहते हैं हाइड्रेटिंग एजेंट। हाइड्रेटिंग एजेंट, पानी ऐड करने वाला एजेंट। तो हर टाइप की एडिशन के लिए बेटा हमारे पास नाम भी है। मैं यहां पर आपको एक और एग्जांपल देता हूं बेटा। मेरे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, मैं इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के ऐड कर देता हूं इन प्रेजेंस ऑफ निकल। एक मैंने ऊपर ऐड करा दिया, एक मैंने नीचे से ऐड करा दिया। आपको वर्किंग दिखाने के लिए ये ब्रेक हो गया, ये आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो आप देख सकते हैं इथाइन किस में बदल गया? इथेन में। तो ये है एडिशन रिएक्शन। मैं चाहता तो पहले इथाइन को इथीन में बदल सकता था। सर वो कैसे? यहां पर ये देखो बेटा, मेरे पास इथाइन है,
मैं इथाइन के अंदर एक ही हाइड्रोजन फिलहाल ऐड कर रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ निकल। तो बेटा अगर मैं इथाइन में ऐड करूंगा तो ट्रिपल में से एक बॉन्ड ब्रेक करा तो मेरे पास क्या आ गया, इथीन। तो ये मैं स्टेप में भी कर सकता हूं, मैं एक ही बार भी कर सकता हूं, डिपेंडिंग अपॉन मेरी नीड रिक्वायरमेंट क्या है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शंस। कर लो कॉपी बेटा। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। थर्ड टाइप की रिएक्शन है एडिशन का बिल्कुल ऑपोजिट, इसको कहते हैं बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन। पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही एलिमिनेट कर देंगे, रिमूव कर देंगे और फाइनली उसकी वजह से क्या बन जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड। कैसे, मेरे पास इथेनॉल था, मैंने डाला कॉन्क H2SO4, ये बेटा पानी रिमूव करने के काम आता है। अच्छा, बड़ी कमाल की बात है, अगर आप देखोगे डाइल्यूट H2SO4 पानी ऐड करने के काम आता है, तो बेटा कॉन्क H2SO4 पानी हटाने के काम आता है। तो बेटा पहले वाले कार्बन से गया OH, क्योंकि इसको कहेंगे अल्फा कार्बन क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इसके पास है। बीटा कार्बन से गया हाइड्रोजन, पानी का लॉस हो गया, एक तरफ से OH नेगेटिव एक तरफ से H पॉजिटिव, पानी का लॉस, अल्कोहल से क्या बन गया, इथीन। सैचुरेटेड था वो, अनसैचुरेशन आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ये देखो बेटा, मैंने CH2 एक कार्बन का H नीचे लिख दिया, ये है बेटा CH2 और ये आ गया OH। अब मैंने इसके अंदर क्या डाला बेटा, कॉन्क H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट। उसने क्या किया, देखो यहां से गया H पॉजिटिव, अगर यहां से H पॉजिटिव जाएगा तो इस C पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और यहां से गया OH नेगेटिव, तो इस C पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो देखो पानी का लॉस हो गया, H पॉजिटिव साथ में OH नेगेटिव, जो दोनों मिलकर क्या बना देंगे, वाटर, और यहां पर आ गया CH2 साथ में इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस चार्ज, साथ में CH2 इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, दोनों आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। ऐसे होती है एडिशन ओ एलिमिनेशन रिएक्शन। कर लो कॉपी। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बेटा CH3CH2Br इसको हम कहते हैं ब्रोमो इथेन। इसमें डाला हमने अल्कोहलिक KOH, अगेन बड़ी कमाल की बात है, अल्कोहलिक KOH जो होता है वो HX रिमूव करता है। कैसे, यहां से गया अल्फा कार्बन से Br और बीटा कार्बन से गया H, तो बेटा HBr का लॉस, आपके पास क्या आ गया, इथीन। सर कैसे, वही सेम तरीका बेटा, मैंने CH3 से CH2 लिख लिया, साथ में CH2Br लिख लिया। अब मैंने इसके अंदर क्या डाला, अल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो देखो H पॉजिटिव जाएगा और कौन जाएगा, Br नेगेटिव। सर कैसे, अब आउट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो Br गया, इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और यहां से जाएगा H पॉजिटिव, तो इस C पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ये बन जाएगा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड,
CH2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जो बाद में जाके आपस में डबल बॉन्ड बना लेगा, CH2 एंड CH2। कर लो कॉपी। आगे बढ़ते हैं बेटा। फोर्थ आता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं बेटा। कहता है रिएक्शंस जिनके अंदर एटम या ग्रुप ऑफ एटम अपने आप को अरेंज करते हैं, माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर। अब इसके अंदर हमारे पास नाम क्या है, 1 क्लोरोप्रोपेन, जो अपने आप को रीअरेंज करके क्या बना देता है, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये कंडीशंस क्या होती हैं रिएक्शंस की, उनके बिहाफ पर होता है, पर हमको रीअरेंजमेंट पे ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। जहां पे कहीं पे जरूरी होगा आपको हम बता देंगे। इसका नाम क्या है, प्रोपेन 1 ऑल, और इसका नाम क्या है, प्रोपेन 2 ऑल। तो ये सब क्या है, रीअरेंजमेंट है एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स का, ताकि एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम एक कार्बन से शिफ्ट करके माइग्रेट करके दूसरे पे चला जाता है। कर लो कॉपी बेटा। तो यहां पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है एज पर द सिलेबस, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है अब हमारे कोर्स में नहीं रहा, तो हम एनसीईआरटी पे चलते हैं। तो मैंने आपके साथ एनसीईआरटी शेयर करी है और पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि हाउ मेनी सिग्मा और पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला कंपाउंड आता है। अगर मैं इसकी शेप ड्रॉ करूं, H बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड, नहीं ये नहीं है, ए पार्ट की बात कर रहा हूं, H बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, साथ में CH3। तो आप काउंट कर सकते हैं इसके अंदर कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड हैं। बी में कहते हैं CH2 है, उसके साथ डबल बॉन्ड C है, डबल बॉन्ड C है, साथ में एक H आ रहा है और कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। तो पहले वाले में तो मुझे 3 पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं, और सिग्मा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सिग्मा बॉन्ड है। दूसरे वाले केस में अगर हम देखें, पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड है। सिग्मा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 और 3 9, 9 सिग्मा बॉन्ड है। कहते हैं व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन फॉलोइंग कंपाउंड्स के अंदर। अब इसमें भी बेटा जनरल नॉलेज देख लो। अगर कार्बन के चारों सिंगल बॉन्ड हैं तो बेटा इसे कहते हैं sp3। अगर कार्बन का एक डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है, इसको बेटा हम कहते हैं sp2। और अगर कार्बन का एक ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिंगल है, या फिर दोनों डबल बॉन्ड है, तो बेटा इन दोनों केसेस में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होती है, sp। क्योंकि जितने सिग्मा बॉन्ड उतनी हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर पहला वाला मॉलिक्यूल देख लो बेटा, उसके अंदर कार्बन के 3 सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन के साथ, एक Cl के साथ है। दूसरा वाला स्ट्रक्चर देखो बेटा, CH3 है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है और CH3 है। तीसरे वाले के अंदर CH3 है, बाद में कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड N है।
फोर्थ वाले में अगर हम देखें तो H है, C है, डबल बॉन्ड O है, साथ में NH2 है, और फिफ्थ वाले में CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH है, साथ में C ट्रिपल बॉन्ड N है। अब हमको इनकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो बेटा इसके अंदर तो कार्बन sp3 है, ये वाला sp3 है, ये वाला भी sp3 है, लेकिन ये बीच वाला जो है वो क्या है, sp2। जब भी CH3 आएगा तो sp3 है, ये वाला sp है, इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है तो sp2 है, ये sp3 है, sp2 है, sp2 है, और ये sp हाइब्रिडाइजेशन है। कर लो बेटा कॉपी, जो जो कॉपी करना है। तो ये सब मैं हटा दूं, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं स्टेट द हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस ओ कंपाउंड्स। तो आप कार्बन का डबल बॉन्ड देख रहे हैं एक, तो बेटा ये क्या हो गया, sp2। इसके अंदर कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, ये क्या हो जाएगा, sp3। इस sp3, इसके अंदर कार्बन का एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो sp2, sp3 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट चलते हैं हम इंटेक्स के क्वेश्चंस। फोर्थ क्वेश्चन कहता है आपके पास ये कंपाउंड्स दे रखे हैं, इनके कंप्लीट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कीजिए। पहले काउंट कीजिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो आप 5 कार्बन साथ में सिंगल बॉन्ड दिखा दीजिए। कहता है इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, तो एक ऊपर आ गया, एक नीचे आ गया। कहते हैं इसके साथ एक O है, अभी बात करते हैं इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, एक ऊपर आ गया, एक नीचे आ गया। इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तो इसके साथ 2 बॉन्ड बचे, तो डबल बॉन्ड O आ गया। इसको देखते हैं बेटा C, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, हमने लगा दिए। उसके बाद C, उसके साथ एक H है, तो पहले हम सिंगल सिंगल बॉन्ड ही लगा देते हैं, फिर डबल बॉन्ड आ गया। उसके बाद वो कहता है CH है, मतलब C है और एक H है। उसके बाद कहता है CH3 है, CH2 है 2। तो ये देखो बेटा C, ये देखो बेटा C, ये आ गया H2, ये आ गया H2, मतलब एक के बाद एक है, और बाद में क्या है, CH3। अच्छा 3 है सर CH2। 3 है बेटा, ओहो। तो ये C कर देना और ये CH3 कर देना। तो अब आपको देखना है कि सबके पास गिने चुने 4 बॉन्ड होने चाहिए कार्बन के। ठीक है, कर लो बेटा कॉपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे कुछ खास क्वेश्चंस है नहीं ये, ठीक है। आपको इनका कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखना है, तो आप ये एनसीईआरटी से रेफर कर सकते हैं, मैं इन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ऐसे क्वेश्चंस आते भी नहीं है।
आयुपैक नेमिंग जैसे वगैरह वो क्वेश्चन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की जिसके अंदर हमसे उन्होंने आयुपैक नेम पूछे हैं। कहता है अगर मैं चेन यहां से शुरू करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 प्लस 5 प्लस 6 ये कितना आ गया बेटा 13। यहां से करता हूं तो ये कितना आता है 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 प्लस 4 ये कितना आ जाएगा 14। तो चेन जो है वो यहां से शुरू होगी, तो ये आ जाएगा 2 4 2 5 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेट। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मिथाइल है और ये जो ग्रुप है ये क्या है, इथाइल है। ठीक है, तो लेफ्ट राइट दोनों साइड से चेन उतने ही बन रही है 3 और 5, लेकिन या तो ये 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन होना चाहिए या फिर 5 इथाइल 3 इथाइल हेप्टेन होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को छोटा काउंटिंग नंबर मिलता है तो नाम उसी का आएगा पहले। इसका आयुपैक नेम देख लो, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, एक OH है और एक CH3 है। तो बताओ दोनों में से ज्यादा प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप कौन है, अल्कोहल। अल्कोहल। तो उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए, चेन यहां से शुरू होगी, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा 6 मिथाइल ऑक्टेन और थर्ड कार्बन पे अल्कोहल है O और। इसके दूसरे वाले की नेमिंग देख लो, इसके अंदर भी प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप आ रहा है ना, और दो आ रहे हैं, दोनों ही कीटोन ग्रुप आ गए, तो सम ऑफ लोकेंट के हिसाब से चेन यहां से शुरू होगी, 6 कार्बन की चेन हो गई, तो ये क्या हो जाएगा हेक्सेन पूरा आएगा, 2,4 डाइओन। देखो मैंने ई टर्मिनेट नहीं किया क्योंकि पहले डी आ गया ना, इसलिए वो पूरा का पूरा नेम आएगा। नेक्स्ट वाला देख लो, इसके अंदर इसमें दो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, एक है कीटोन एक है एसिड, प्रेफर्ड एसिड है तो इसलिए पहला इसको मिलेगा, तो ये क्या आ जाएगा 5 ऑक्सो हेक्सेन 1 ओइक एसिड। नहीं तो आप 5 कीटो भी लिख सकते थे। हेक्सेन 1 ओइक एसिड। ये वाला नेम देख लो, इसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आते हैं, तो आपको बताया गया था कि डबल बॉन्ड जो है वो ज्यादा प्रेफर्ड होता है और नाम जो होता है वो डबल बॉन्ड का पहले आता है। तो 6 कार्बन के साथ ये क्या बन जाएगा हेक्सा 1,3, हेक्सा 1,3 डाई इन, ई टर्मिनेट हो गया 5 आइन। इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लो हेक्स 1 इन। इसका नाम क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ज्यादा प्रेफर्ड होता है, ये हमने तो हमारी असाइनमेंट में भी किया था, 3 नाइट्रो साइक्लो हेक्स 1 इन। याद रखना कि अगर डबल बॉन्ड का ये वाला कार्बन 1 है तो एडजेसेंट कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड हो सकता है, उसको 2 दे देंगे।
तो ये हमने रूल्स में सीखा था आयुपैक नेमिंग के अंदर। अब इस केस के अंदर OH ज्यादा प्रेफर्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्स 2-इन-1-ऑल। कहता है इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। 2-क्लोरोहेक्सेन, 6 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6 और 2 पे क्लोरो, बाकी आप कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा देना। पेंट, पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन एटम, 4 पे इन 2 पे ऑल। अगर ये 2 पे ऑल है तो 4 पे इन होना चाहिए, 1 2 3 4। 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन, ये अभी हमने ड्रॉ किया, ये आ गया नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन। फिर कहता है 4th साइक्लोहेक्सीन 1-ऑल। ये देखो साइक्लोहेक्सीन, अगर ये 1 पे ऑल है 2 पे इन है। और 5th कहता है 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल। हेप्ट का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7। और ये हो गया पहले पे एल्डिहाइड, 1 2 3 4 5 6 और 6 पे OH। ये हो गया 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल। ये वाला स्ट्रक्चर इसका हो गया, ये वाला इसका हो गया, ये इसका ड्रॉ कर दिया। फर्स्ट वाले का ये हो गया, सेकंड वाले का ये हो गया। बाकी रिक्वायर्ड आप क्या लगा सकते हैं, हाइड्रोजन एटम सबके साथ। तो आज हम यहीं तक ही करेंगे। आगे के क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी के हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, दैट इज टुमारो 6 to 7:30।